हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दीपांकर आर्ट्स क्लासेस। तो कल आपने क्लास 10th का पहला चैप्टर देखा था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1। कल मैंने इस चैप्टर में आप सबसे डिस्कस किया था कि रिसोर्स होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि और बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, और मनुष्यों को ये बात पता है कि ये रिसोर्स जो हम लोग जिसका यूज़ कर रहे हैं ये नेचर का दिया हुआ है, इसलिए हमने अंधाधुंध रिसोर्स का यूज़ किया है। इतना ज़्यादा इसका यूज़ किया कि अब ये रिसोर्स खतरे में है ना, अब ये ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, और इसके पीछे देखिए कारण क्या है। रिसोर्स का ये जो अनजुडिशियबल जो यूज़ हुआ है, इसके कारण क्या क्या समस्याएँ पैदा हुई हैं। सबसे पहला तो आज रिसोर्स बहुत ही कम हो गए हैं, और रिसोर्स कुछ लोगों के हाथों में चला गया है, और कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्स के चले जाने से अब हमारा जो ये सोसाइटी है, ये जो देश है, ये दो भागों में बट गया है, रिच और पुअर, यानी गरीब और अमीर। तो दो सेक्शंस हो गए हैं हमारे सोसाइटी के। दूसरी बात क्या है, समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, रिसोर्स के अंधाधुंध दोहन से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ कर लेने से प्राकृतिक पर, यानी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज बहुत ग्लोबल वार्मिंग है, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है। इसका भी रीज़न यही है कि हमने रिसोर्स का अंधाधुंध दोहन किया है, बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया है। और ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, बल्कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी है, और इस ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीजेज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा रिसोर्स ख़त्म हो रहा है या रिसोर्स खतरे में है। तो करना क्या चाहिए अगर हमें इन रिसोर्स को बचाए रखना है? तो इसके लिए हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसका उपयोग करना चाहिए, और इसके उपयोग के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, है ना, नियोजन करना चाहिए। बिना प्लानिंग के अगर हम अपने रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो यूं ही हमारे रिसोर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अब है कि ये जो प्लानिंग किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या अब तक कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए? तो हाँ, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है रियो दी जेनेरियो के बारे में। ठीक है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, तो ये एक स्टेप लिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है रोमन क्लब की स्थापना हुई थी, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स का हम यूज़ कैसे करें, जो रिसोर्स जो है हमारा बना रहे और कम से कम खर्च करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी रिसोर्स मिल सके। तो जानिए, अगर हमें रिसोर्स का यूज़ करना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, हमारे पर्यावरण का कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो। और दूसरा क्या, कि इतने बुद्धिमत्ता से करना चाहिए और ऐसे डेवलप करना चाहिए इसको, इसका विकास इस तरह से किया जाना चाहिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो ये तो बात थी कि रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे कि क्या रिसोर्स के सही इस्तेमाल को करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई स्टेप लिए गए हैं इस हमारे देश में या फिर वर्ल्ड लेवल पे। तो हाँ, एक हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992 जो कि ब्राज़ील में हुआ था। इसमें जानिए क्या क्या हुआ था। इसमें 100 देशों के जो है मीटिंग हुई थी, 100 स्टेट्स यहाँ पर आकर के मीटिंग हुई थी। 100 स्टेट्स के हेड्स आए थे, लीडर्स आए थे, जिन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी। और मीटिंग क्या चीज़ था, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, यानी धरती के बारे में बात करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरो 1992 ब्राज़ील में।
और इसमें क्या हुआ था, एड्रेस किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। यहाँ पे बात हुई थी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। इसकी बात की गई थी कि विश्व स्तर पे सामाजिक और आर्थिक विकास होगा और साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात की गई थी। और साइन किया था, उन सभी लीडर ने साइन किया था एक डिक्लेरेशन जिसका नाम है द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एक और चीज़ इसमें हुआ था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, एक एजेंडा बनाया गया था, कुछ रूल्स बने थे जिसका नाम था एजेंडा 21, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एजेंडा 21। तो अभी एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एजेंडा 21 में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में, वहीं रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही, ठीक है। और जो साइन किया गया था वो किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के ऊपर, यानी UNCED के ऊपर एक डिक्लेरेशन तैयार किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के, जो कि साइन किया गया था उस वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा जो वहाँ गए हुए थे। इसका जो एम था वो था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विश्व स्तर पे जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों को अचीव करना था। दूसरा था कि टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेजेज, पॉवर्टी, डिजीज, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि पर्यावरणीय जो क्षति होती है, जो गरीबी है विश्व स्तर पे, जो बीमारियां हैं, जो एक दूसरे की आपसी ज़रूरतें हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, उसको शेयर करना है और इन सब से जो है कॉम्बैट करना है, यानी लड़ना है इन सारी चीज़ों से, गरीबी से, बीमारियों से और आपसी ज़रूरतों से। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे इस एजेंडा 21 का? तो मुख्य उद्देश्य था कि हर लोकल गवर्नमेंट को ये एजेंडा 21 फॉलो करना है। जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं, यानी हर देश की सरकार को ये एजेंडा 21 फॉलो करना है, यानी हर देश को अपने अपने स्तर से, अपने अपने देश के अंदर इन सारी चीज़ों से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। यही था एजेंडा 21। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है ना, रिसोर्स प्लानिंग समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल जो करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि रिसोर्स तो हर जगह है, लेकिन कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं कोई रिसोर्स बिल्कुल नहीं है और कहीं किसी दूसरे रिसोर्स की जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है उपस्थिति है। तो अब बात यह है कि रिसोर्स का प्लानिंग कैसे करें कि सबको उन रिसोर्स का जो है फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। जनरली होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इन तीन राज्यों में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे खनिज तत्व और कोयले जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन और दूसरा रिसोर्स हो सकता है कि यहाँ पे कमी हो। उसी तरह जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात अगर करें तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ उस रिसोर्स की कमी हो जाती है। अब अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम लोग वहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं राजस्थान में, लेकिन वहाँ पानी की कमी है, वाटर रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह अगर बात करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ हमारा कल्चर जो है उसका एक तरह कल्चर भी एक रिसोर्स ही है, क्योंकि कल्चर से हम लोग दूसरे, एक कल्चर जब दूसरी जगह जाता है तो इससे भी हमारा क्या कहते हैं, जो देश है, जो चीज़ें, जो संस्कृति है वो एनरिच होता है ना, वो भी ग्रो करता है और उससे ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका डेवलपमेंट होता है। और लद्दाख में पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं बना सकते हम लोग, मिनरल्स की कमी है। तो अब इसको ऐसे समझिए, अब ये जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि कहीं पे बहुत वेराइज है, अब यहाँ बहुत सारा कोल डिपॉजिट है झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे, थोड़े मिनरल्स है, कहीं पे मिनरल्स नहीं है तो कहीं पे वाटर है, तो कहीं पे वाटर नहीं है, कहीं पे विंड एनर्जी है तो कहीं पे उसका इस्तेमाल, मतलब कहीं वो नहीं होने की वजह से उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हर जगह बटे हुए हैं। तो अगर इसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन
पूरे कम्युनिटी के बीच कर रहा है, सब पूरे देश के अंदर करना है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना होगा कि हमें इन सारे रिसोर्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करना होगा। यानी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक रिसोर्स जहाँ जिस रिसोर्स का अबंडेंट ऑफ रिसोर्स है, जहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में है, और जहाँ जो रिसोर्स की कमी है लेकिन वहाँ दूसरा रिसोर्स है, तो ऐसे एक्सचेंज करना होगा। और इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो होगा वो एक प्लानिंग के तहत जब हुआ तो सब तक वो रिसोर्सेज पहुँचेगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, कि प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देखा रियो डी जेनेरियो के बारे में हमने देखा, फिर एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें कि लैंड रिसोर्स और लैंड से रिलेटेड जो सॉइल वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका किस तरीके से कहाँ कितना है और किस जगह कितना पाया जाता है और कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिल जाए क्या, तो नोटिफिकेशन है वीडियो का। एंड जिसने, अगर आप में से किसी ने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पर देखेंगे तो उसमें उसका पार्ट 1 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और बेल आइकन बटन तो जरूर दबाएंगे टन से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।